नमस्कार। आज एक और भाग आपके सामने प्रस्तुत है, तुम्हारी यादें जिंदगी का भाग 7। जैसा कि पिछले अंक में आपने सुना था कि जया को मां बनने की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हुई थी। मैंने पिछले अंक में बताया था कि जिंदगी कभी सरल रूप में आगे नहीं बढ़ती। जैसे ही हमें लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, वो कुछ अच्छे में भी और अधिक कठिन प्रश्न लेकर सामने खड़ी हो जाती है। देखते हैं आगे इस भाग में जया के साथ क्या होता है। यूं तो मातृत्व स्वयं एक बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, परंतु जया इस उपलब्धि के साथ साथ स्वयं की पहचान बनाने में भी जुटी हुई थी। डिग्री कॉलेज में जगह बनाने के लिए एमफिल या पीएचडी या फिर नेट करना अनिवार्य है, ऐसा जया के एक साथी प्रवक्ता ने उसे बताया था। तो उसे धुन भी लग गई थी कि वो पीएचडी करेगी। किसी प्रकार शिशिर को मना भी लिया था, परंतु शिशिर का साफ आदेश था, घर परिवार की प्राथमिकता का ख्याल रखकर ही कोई काम किया जाना चाहिए, मुझे किसी भी तरीके की कोई शिकायत ना मिले। लहजा कठोर था, पर जया को इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वक्त गुजरने लगा, जया पढ़ाई, घर और कॉलेज के बीच पिसने लगी थी। ऊपर से दो सहानुभूति या प्रेम के बोल भी नहीं मिलते जो उसकी थकान को कुछ कम कर सके। गर्भावस्था में शरीर भी बढ़ने लगा था और रिसर्च का काम भी बढ़ने लगा। अब शरीर उतना नहीं चलता जितना जया प्रयास करती। कॉलेज में सभी उसके साहस की तारीफ करते तो वह थोड़ी सी प्रोत्साहित हो जाती। घरेलू विषम परिस्थितियों के कारण जया ने कुछ वक्त के लिए अवकाश ले लिया। तनाव झेलने के बावजूद उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, यहाँ यह कहावत अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। पुत्र जन्म के कुछ ही दिनों परांत सबने अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पहले तो नौकरी और घर सब करने को तैयार थी, पर अब घर के भी काम करने में आफत है। हम सबको तो नौकर समझ रखा है। सास की तेज आवाज सुनकर अंदर तक दहल गई। जया सोच रही थी कि करती तो वो सब कुछ है, फिर कोई उससे खुश क्यों नहीं रहता। बच्चे को सुलाकर 15 दिन की उस सौरियाही देह को लेकर वो अपने शरीर को ना चाहते हुए भी ढो रही थी। रसोई में पहुंच गई। अभी उसे खुद और बच्चे को संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, परंतु काम तो उसे करना ही था। स्त्री का जीवन एक ऐसी तपस्या होता है जो कभी खत्म ही नहीं होती, जिसके पूर्ण होने पे कोई वरदान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी वो उम्मीद भी नहीं करती। ये समाज हमारे ही बनाए नियमों में हमें ही बांध कर मार डालता है। शाम को शिशिर घर में प्रवेश करते ही बोले, मेरी तो नौकरी लग गई है और मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है। तुम्हें याद है मैंने बताया था फॉर्म भरा है मैंने? जया ने हाँ में सर हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। जया का शरीर पूरा टूट रहा था। जया और शिशिर के मध्य बात का कोई अंश भर भी इसके आगे हो ही नहीं सका। हाँ, उसने पास आकर जया की गोद से अपने पुत्र गर्भ को ले लिया और उसे प्यार से खिलाने लगा। जया पुनः अपने कामों में व्यस्त हो गई। शिशिर भोर होते ही ट्रेनिंग के लिए निकल गया। घर में लड़ाई झगड़ों की जैसे बाढ़ सी आ गई। बाढ़ क्या, बात तो मारपीट तक पहुंच गई। आज 4 दिन हो गए थे बिना खाए पिए। इस बीच घर के एकमात्र बेसिक फोन पर शिशिर ने 2 बार फोन मिलाया, पर सभी के आसपास खड़े होने के कारण सिर्फ बेटे की बात तक ही सीमित होकर रह गया। शिशिर ने इतना ही पूछा, सब ठीक है? और एक बार तो माँ से ही बात करके फोन रख दिया। अंदर तक हिल रही थी जया। उसे इस वक्त किसी की बहुत सख्त जरूरत थी। आज शिशिर की वापसी का दिन था। जया खुश थी। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसका वक्त थोड़ा बदल जाएगा, स्थितियां थोड़ी संवर जाएंगी। घर का माहौल कुछ दिनों के लिए बदल गया। ऐसा ही हुआ जैसा सोचा था। जया ने अपने साथ ही बुरे बर्ताव को बताया, परंतु जैसे शिशिर के लिए कुछ खास ना था। उसे सब पहले से पता था। उसने समझाया कि संयुक्त परिवार में ये सब समझौते करने ही होते हैं। कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं संयुक्त परिवार के।
जया ने पुनः नौकरी करने की बात कही तो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक बात थी। हमेशा की तरह शिशिर का एक ही जवाब था, माँ से पूछ लो, घर की प्राथमिकता सबसे पहले। बड़ी मिन्नतों और शर्तों के बाद जया ने कॉलेज दोबारा ज्वाइन किया। घर को 4 घंटे के लिए छोड़ने से पहले उसे सारे काम निपटा कर जाना होगा, ये सोच ले। अब घर के काम हम करेंगे तो इसे कौन संभालेगा, और इसे भी संभालेंगे हम ही। ननद ने सुर में सुर मिलाया। जया को आगे कुछ बोलना ही नहीं था, या वो इसकी जरूरत ही नहीं समझ रही थी। पहली बार हृदय को पक्का कर अपने बेटे को सास के पास छोड़कर आगे बढ़ी तो लगा जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर रही हो। फिर कुछ सोचकर वो आगे रिक्शे की तरफ बढ़ गई। कॉलेज में बधाइयों का तांता लग गया। सभी ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी भी दी थी, पर जया को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। उसका मन इन सब में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर होते ही जिसका डर था वही हुआ। खाना पीना तो दूर, वो 2 मिनट बैठ भी नहीं पाई और सुनने को मिला कि मौसिया सास और ससुर आ गए हैं और कभी के आए हुए बैठे हैं। वो बच्ची की एक झलक भी नहीं देख पाई, सबके चाय पानी में जुट गई। बच्चा बहुत देर से रोए जा रहा था। उसका मन कसमसा रहा था कि उसे एक बार गोद में उठा ले। ननद ने उसे गोद में ले तो रखा था, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। उसने 1-2 बार लेने की कोशिश की तो जवाब मिला कि अब ये भी बहाना करोगी क्या? बच्चा लेने के बहाने एक किनारे बैठ जाओगी? घर के सारे कामकाज भी हम ही निपटाएं, पूरे दिन से नहीं संभाला क्या हम लोगों ने? बच्चे को हल्का सा रोते रोते बुखार भी हो आया था। पीछे से कोई डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाया। रात भर ना सो सकने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। बच्चे के साथ वो खुद भी तो रोने लगी थी। शिशिर ने आज पहली बार जया के मुरझाए चेहरे को महसूस किया। पहली बार उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब तक गर्भ ठीक नहीं हो जाता तब तक माँ और छोटी ही घर संभालेंगी। तुम गर्भ का ध्यान रखा करो सिर्फ। अब माँ बन गई हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे की तरफ है। शिशिर की आवाज इतनी तेज थी कि आंगन में बैठे सभी को सुनाई दी। किसी ने कुछ नहीं बोला। दिन गुजरने लगे, कॉलेज में एग्जाम शुरू हो गए। ड्यूटी के लिए कभी कभी 6 घंटे से ज्यादा भी लग जाते। घर में कोहराम मच जाता। शिशिर ज्यादातर वक्त ड्यूटी पर ही होते। जया को कॉलेज किसी स्वर्ग से कम ना लगता। आज उसकी ड्यूटी शिखर जी के साथ में लगी हुई थी। कितनी मामूली सी बात थी। ड्यूटी में जया का नाम शिखर जी के नाम के साथ लिखा था। बड़ी साधारण सी बात आज उसे बहुत बड़ी लग रही थी। उसने 2-3 बार उस रजिस्टर के छोटे से पन्ने को निहारा। ये पागलपन मन भी न जाने किस मिट्टी का बना होता है। कुछ नहीं होता फिर भी बहुत कुछ महसूस होता है। उसने कोई 10-11 बार उस जगह को स्पर्श किया और शिखर जी के आते ही हट गई। अरे शर्मा जी, आज आपने हमारी ड्यूटी रूम में लगा दी। वैसे शिखर जी काफी सीनियर थे तो हमेशा उनकी उड़नदस्ते में ही ड्यूटी लगती थी, परंतु आज जया के साथ एक कमरे में रूम नंबर 4 में लेफ्ट साइड में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। देखकर थोड़े से अचंभे थे। जया जल्दी से कॉपियां लेकर रूम की तरफ मुड़ गई। उसे लग रहा था उसका हृदय स्पंदन सिर्फ उसे ही नहीं सबको सुनाई दे जाएगा। दिल घंटे की तरह धड़कने लगेगा। कुछ देर में शिखर भी कमरे में आ गए थे और प्रश्न पत्र वितरित करने लगे। जया देख रही थी कनखियों से कितने शांत, सौम्य और शालीन है। जैसे बारिश के बाद आसमान एकदम साफ होता है, बिल्कुल उसी तरह। पर बारिश में तो वो स्वयं भीग रही थी और दूसरी तरफ शिखर एकदम सामान्य, चित परिचित मुस्कुराहट के साथ अपने साथी से बात कर रहे थे। कागज की सारी आपूर्ति उन्होंने स्वयं भरी। शिखर जी कुर्सी पर बैठ गए थे। वो कमरे में टहलते हुए निरीक्षण कर रही थी, परंतु सत्य रूप में देखा जाए तो वो निरीक्षण किसी और का कर रही थी। हृदय पाप पुण्य की परिभाषाओं से परे हटकर सिर्फ विचार करने में लगा था। क्या मैं कभी पूछ सकूंगी कि मुझे अपमानित करके छोड़ देने की वजह क्या थी? नहीं, ये हरगिज मुझे अपमानित नहीं कर सकते। देखने से कितना निश्चल स्वभाव के लगते हैं। फिर भी क्या वजह रही होगी मुझे छोड़ देने की? इसका जवाब तो एक दिन मैं लूंगी जरूर। क्या मैं कह सकूंगी
क्या मेरा कह सकना सही होगा? वो सोच ही रही थी कि शिखर जी किसी कार्य से बाहर गए तो उनके स्थान पर एक अन्य सहाध्यापक आ गए और जया से बैठने को बोले। स्वयं निरीक्षण करने लगे। जया बैठने के लिए उसी कुर्सी के पास पहुंची जिस पर कुछ वक्त पहले शिखर जी बैठे थे। कुर्सी के स्पर्श से शरीर के किसी अदृश्य तरंग से उसका शरीर कंपित होने लगा था। वो छिटक कर अलग खड़ी हो गई कि क्या हो रहा था उसके साथ। तभी कमरे में उड़नदस्ते ने प्रवेश किया। उसमें शिखर भी शामिल थे। शायद उनकी ड्यूटी परिवर्तित कर ली गई थी। ये मन भी ना बहुत कठोर होता है। लोग कहते हैं मन निर्मल होता है, पर ऐसा नहीं होता। ये एक जगह जिस जगह पर भी एक बार जम जाता है, वहां से हिलने में सदियां बिता देता है। उस पर कितनी ही पानी की धाराएं बढ़ती रहे, कितनी ही चोट पहुंचती रहे, वो पत्थर हृदय कभी पसीजता ही नहीं, उसी जगह पर टिका रहता है। देखते हैं जया के जीवन में आगे और क्या क्या होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। को निहारा, ये पागलपन मन भी ना न जाने किस मिट्टी का बना होता है। कुछ नहीं होता फिर भी बहुत कुछ महसूस होता है। उसने कोई 10-11 बार उस जगह को स्पर्श किया और शिखर जी के आते ही हट गई। अरे शर्मा जी, आज आपने हमारी ड्यूटी रूम में लगा दी। वैसे शिखर जी काफी सीनियर थे तो हमेशा उनकी उड़नदस्ते में ही ड्यूटी लगती थी, परंतु आज जया के साथ एक कमरे में रूम नंबर 4 में लेफ्ट साइड में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। देखकर थोड़े से अचंभित थे। जया जल्दी से कॉपियां लेकर रूम की तरफ मुड़ गई। उसे लग रहा था उसका हृदय स्पंदन सिर्फ उसे ही नहीं सबको सुनाई दे जाएगा। दिल घंटे की तरह धड़कने लगेगा। कुछ देर में शिखर भी कमरे में आ गए थे और प्रश्न पत्र वितरित करने लगे। जया देख रही थी कनखियों से कितने शांत, सौम्य, शालीन है, जैसे बारिश के बाद आसमान एकदम साफ होता है, बिल्कुल उसी तरह। पर बारिश में तो वो स्वयं भीग रही थी और दूसरी तरफ शिखर एकदम सामान्य, चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ अपने साथी से बात कर रहे थे। कागज की सारी आपूर्ति उन्होंने स्वयं भरी। शिखर जी कुर्सी पर बैठ गए थे। वो कमरे में टहलते हुए निरीक्षण कर रही थी, परंतु सत्य रूप में देखा जाए तो वो निरीक्षण किसी और का कर रही थी। हृदय पाप पुण्य की परिभाषाओं से परे हटकर सिर्फ विचार करने में लगा था। क्या मैं कभी पूछ सकूंगी कि मुझे अपमानित करके छोड़ देने की वजह क्या थी? नहीं नहीं, ये हरगिज मुझे अपमानित नहीं कर सकते। देखने से कितना निश्चल स्वभाव के लगते हैं। फिर भी क्या वजह रही होगी मुझे छोड़ देने की? इसका जवाब तो एक दिन मैं लूंगी जरूर। क्या मैं कह सकूंगी? क्या मेरा कह सकना सही होगा? वो सोच ही रही थी कि शिखर जी किसी कार्य से बाहर गए तो उनके स्थान पर एक अन्य सहाध्यापक आ गए और जया से बैठने को बोले। स्वयं निरीक्षण करने लगे। जया बैठने के लिए उसी कुर्सी के पास पहुंची जिस पर कुछ वक्त पहले शिखर जी बैठे थे। कुर्सी के स्पर्श से शरीर के किसी अदृश्य तरंग से उसका शरीर कंपित होने लगा था। वो छिटक कर अलग खड़ी हो गई कि क्या हो रहा था उसके साथ। तभी कमरे में उड़नदस्ते ने प्रवेश किया। उसमें शिखर भी शामिल थे। शायद उनकी ड्यूटी परिवर्तित कर ली गई थी। ये मन भी ना बहुत कठोर होता है। लोग कहते हैं मन निर्मल होता है, पर ऐसा नहीं होता। ये एक जगह जिस जगह पर भी एक बार जम जाता है, वहां से हिलने में सदियां बिता देता है। उस पर कितनी ही पानी की धाराएं बढ़ती रहे, कितनी ही चोट पहुंचती रहे, वो पत्थर हृदय कभी पसीजता ही नहीं, उसी जगह पर टिका रहता है। देखते हैं जया के जीवन में आगे और क्या क्या होता है।
मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। कि क्या हो रहा था उसके साथ? तभी कमरे में उड़नदस्ते ने प्रवेश किया। उसमें शिखर भी शामिल थे। शायद उनकी ड्यूटी परिवर्तित कर ली गई थी। ये मन भी ना बहुत कठोर होता है। लोग कहते हैं मन निर्मल होता है, पर ऐसा नहीं होता। कि एक जगह जिस जगह पर भी एक बार जम जाता है, वहां से हिलने में सदियां बिता देता है। उस पर कितनी ही पानी की धाराएं पड़ती रहे, कितनी ही चोट पहुंचती रहे, वो पत्थर हृदय कभी पसीजता ही नहीं, उसी जगह पर टिका रहता है। देखते हैं जया के जीवन में आगे और क्या क्या होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। वो पत्थर हृदय कभी पसीजता ही नहीं, उसी जगह पर टिका रहता है। देखते हैं जया के जीवन में आगे और क्या क्या होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। अगले भाग में। धन्यवाद।